बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉमन एमीटर एनपीएन ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर एंड एज ए स्विच। कैसे हम कॉमन एमीटर एनपीएन ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह इस्तेमाल करते हैं और कैसे स्विच की तरह इस्तेमाल करते हैं, ये हम लोगों को आज पढ़ना है। राइट, तो पहले हेडिंग डालें कॉमन एमीटर एनपीएन ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर। कॉमन एमीटर एनपीएन ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर। अच्छा, ये ध्यान दें, हम कॉमन एमीटर क्यों पढ़ रहे हैं एम्पलीफायर की फॉर्म में, कॉमन बेस क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। याद करिए, कॉमन बेस के केस में जो हमारा करंट गेन आता था, करंट गेन एम्पलीफिकेशन फैक्टर अल्फा आता था, वो 1 से कम आता था। और कल हमने कहा था कॉमन एमीटर अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर यूज करते थे तो जो करंट गेन फैक्टर या करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर बीटा जो आता था वो बड़ा नंबर आता था, 200, 300, 500 ऐसा नंबर आता था। तो हम क्या चाहते हैं, एम्पलीफायर का क्या मतलब होता है कि हम इस माइक्रोफोन्स में बहुत ही धीरे से बोलें और स्पीकर में साउंड, लाउड साउंड सुनाई दे। तो इसका मतलब यही तो हुआ कि मैं जो करंट यहां से जनरेट कर रहा हूं, मैं जो यहां से सिग्नल दे रहा हूं, अच्छा बताओ, मैं जो बोलूंगा वो कैसा सिग्नल होगा, डीसी कि एसी? एसी। क्यों एसी होगा? मेरे बोलने से मैं कभी ऊंचा बोलूंगा, कभी नीचा बोलूंगा, कभी तेज, कभी स्लो, तो मैं यहां से एक फ्लक्चुएटिंग करंट जनरेट करूंगा, फ्लक्चुएटिंग सिग्नल जनरेट करूंगा जो कि एसी सिग्नल होगा। तो जो साउंड हमें सुनाई देगा, हम चाहते हैं कि हम यहां से धीमे बोले और स्पीकर में लाउड साउंड आए। यानी हम चाहते हैं हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर करंट को या वोल्टेज को एम्पलीफाई कर दे। तो एम्पलीफाई करने के लिए बताओ, कॉमन बेस पसंद करेंगे कि कॉमन एमीटर पसंद करेंगे? तो आपका जवाब है कॉमन एमीटर पसंद करेंगे, क्योंकि कॉमन बेस के केस में एम्पलीफिकेशन फैक्टर अल्फा 1 से छोटा आता था, उसमें तो आउटपुट करंट इनपुट करंट से भी कम आता था। यहां पर हमें आउटपुट करंट इनपुट करंट से बड़ा चाहिए, तभी तो एम्पलीफिकेशन होगा। राइट, तो हमें सिग्नल को एम्पलीफाई करना है, तो उसमें एक लाइन लिख लें, इट इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, it is a electronic device, it is a electronic device which increase the which increase the it is a electronic device which increase the amplitude of current, which increase the amplitude of current, comma voltage, comma voltage and power, comma voltage and power, comma voltage and power. राइट, अब जरा ध्यान दीजिए इसका सर्किट याद करो। कल हमने आपको बताया था कॉमन एमीटर एनपीएन ट्रांजिस्टर, तो यहां हम लोग बेस लेते थे, ये कलेक्टर होता था और ये हमारा अमीटर होता था जिसे हम बॉडी से कनेक्ट करते थे, अर्थ कर देते थे। और ये एनपीएन है, तो ये एनपीएन ये हमारा एमीटर है, ये हमारा बेस है और ये हमारा कलेक्टर है। याद करो, ये वाला सर्किट हम लोग फॉरवर्ड बायस रखते थे, तो ये P है तो P टाइप, यहां पर एक रेजिस्टेंस लेते थे RI, P टाइप कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, और यहां पर हम लोग नेगेटिव लेते थे। ठीक है, ये P है ना, फॉरवर्ड बायस करना है, और ये हमारा फॉरवर्ड बायस हो गया। ये इनपुट रेजिस्टेंस, और ये इनपुट सर्किट में जो बैटरी होती थी, बेस बैटरी। याद करिए, यहां पर हम अगर वोल्टेज देखते थे, यहां अगर एक वोल्ट मीटर लगाते थे, इस वोल्ट मीटर की रीडिंग होती थी बेस और एमीटर के बीच का वोल्टेज, तो BVE बोलते थे इसको। राइट, अब देखो भाई, यहां पर कलेक्टर में आउटपुट सर्किट होता था, यहां पर एक आउटपुट रेजिस्टेंस R0, और यहां पर रिवर्स बायस, तो N कनेक्टेड टू पॉजिटिव। ये बड़ी बैटरी होती थी जिसे हम लोग कलेक्टर बैटरी BCC बोलते थे। और अगर हम यहां पर एक वोल्ट मीटर लगाएं तो ये हमको आउटपुट वोल्टेज देता था बिटवीन कलेक्टर एंड एमीटर।
इसको हम लोग VCE कहते थे। इतनी बातचीत हम लोग कल कर चुके थे, याद करिए। और बताओ एमीटर में करंट दिखाते हैं, करंट की डायरेक्शन P से N, तो ये हमारी करंट होती थी, ये IE। अगर IE बाहर निकल रहा है तो IB अंदर जा रहा होगा और IC भी अंदर जा रहा होगा, ऐसे ये IC होगा। ये देखो P से N करंट होता है एमीटर में, करंट हमेशा P से N होगा, तो IE बाहर जा रहा है तो IE बराबर IB प्लस IC होता है। तो IE अगर बाहर जा रहा है तो IB और IC बताओ अंदर जा रहे होंगे, किरचॉफ फर्स्ट लॉ से। अब समझो जरा, यहां पर जब हम इस कॉमन एमीटर को, ये देखो एमीटर कॉमन है, ये फॉरवर्ड बायस, ये रिवर्स बायस, इनपुट सर्किट फॉरवर्ड बायस, आउटपुट सर्किट रिवर्स बायस, इसमें हमने एमीटर को कॉमन करा है और हम चाहते हैं कि इसे एम्पलीफायर की तरह इस्तेमाल करें। तो इसमें देखो हम क्या चेंज करते हैं थोड़ा सा सर्किट में। जब एम्पलीफायर की तरह इस्तेमाल करते हैं तो यहां पर एक कैपेसिटर लगाते हैं और इस कैपेसिटर के साथ ये हमारा इनपुट सिग्नल VI, इनपुट वोल्टेज, ये हमारा माइक्रोफोन होगा, जिसमें हम लोग बोलेंगे ये हमारा माइक्रोफोन होगा, ये इनपुट सिग्नल हमारा माइक्रोफोन होगा। राइट, अब देखिए यहां पर हम आउटपुट में, यहां पर हम एक कैपेसिटर लगाते हैं और यहां पर लगाते हैं हम लोग अपना स्पीकर। ये हमारा स्पीकर है जहां से हमें आउटपुट मिलना है, जहां से हमको आउटपुट मिलना है, ये हमारा स्पीकर, ये हमको आउटपुट देगा। ठीक है, यहां से हमको आउटपुट लेना है, तो समझिए जरा। तो यहां पे हम जरा क्या नोटिस करते हैं कि हमारा इनपुट सिग्नल बहुत स्मॉल होता है और आउटपुट सिग्नल बताइए एम्पलीफाई होकर के आता 100 टाइम्स, 200 टाइम्स, 300 टाइम्स, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कॉमन एमीटर NPN ट्रांजिस्टर के केस में करंट गेन फैक्टर जो बीटा होता है वो बड़ा नंबर होता है। अब पहले हम आपको इन कैपेसिटर का रोल समझा दें जरा। इन कैपेसिटर का रोल क्या है, ये जो माइक्रोफोन है यहां से जो करंट डेवलप करेगा या वोल्टेज डेवलप करेगा, जब हम बोलेंगे तो ये इनपुट सिग्नल, ये AC सिग्नल होगा लाइक दिस, ऐसे, ये हमारा इनपुट सिग्नल होगा। हम यहां से बोल रहे हैं तो हम लोग जो वोल्टेज जनरेट कर रहे हैं, जो सिग्नल जनरेट कर रहे हैं, वो AC सिग्नल जनरेट कर रहे हैं, ये हमारा इनपुट वोल्टेज है। इस कैपेसिटर का रोल क्या है, या हम लोग जो बोल रहे हैं जो करंट डेवलप करेंगे वो करंट हमारी कौन सी करंट होगी, AC करंट होगी। राइट, अब ध्यान दो, हमने क्या करा, अगर हमने यहां से बोला तो बताइए होता क्या है, यहां से जो करंट जा रही है, ये जो बैटरी है, इस बैटरी की करंट, इस बताओ जो कैपेसिटर होता है वो कैपेसिटर बताओ DC करंट को अलाउ नहीं करता है, लेकिन AC को अलाउ करता है। तो होता क्या है, इस जो माइक्रोफोन है इसकी जो करंट होगी वो बताओ AC सिग्नल होगा ऐसे, तो ये तो यहां से आगे बढ़ेगा और ये बैटरी की जो करंट आएगी वो इधर कैपेसिटर को पार करके हमारे माइक्रोफोन में नहीं पहुंच पाएगी। अगर हम ये ना लगाते मान लो तो क्या होता, तो हमारे इस DC बैटरी की करंट हमारे माइक्रोफोन में आ जाती, और अगर माइक्रोफोन में आ जाती तो माइक्रोफोन हमारा खुद ही स्पीकर बनने लगता और माइक्रोफोन हमारा खराब हो सकता था। तो माइक्रोफोन को खराब होने से बचाने के लिए, सेव करने के लिए हमने यहां पे एक कैपेसिटर लगाया, ताकि इस बैटरी की जो भी करंट जाए वो करंट इस कैपेसिटर से DC करंट कैपेसिटर को पार करके माइक्रोफोन में ना जाने पाए, बल्कि माइक्रोफोन की AC करंट इस DC करंट में मिक्स होकर के ये IB बन जाए। राइट, तो यहां से ये माइक्रोफोन से जो करंट आएगी और ये बैटरी की जो करंट होगी वो बताओ इस IB को चेंज करेगा। राइट, और हमको ये देखना है कि अगर हम यहां धीमे से बोले, यानी इनपुट करंट में अगर हम डेल्टा IB चेंज करें तो इस आउटपुट करंट में जो डेल्टा IC चेंज होगा वो बहुत बड़ा चेंज होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं करंट एम्पलीफिकेशन। तो समझिए जरा, तो पहले कैपेसिटर का रोल एकदम क्लियर है। ये पहला कैपेसिटर क्या चाहता है कि इस बैटरी की जो DC करंट है वो इस माइक्रोफोन में ना जाने पाए, नहीं तो हमारा माइक्रोफोन स्पीकर बन जाएगा, खराब हो जाएगा।
यहां देखो इस कैपेसिटर का रोल क्या है, इस कैपेसिटर का रोल है इस बैटरी की करंट, डीसी करंट इसमें ना जाने पाए, राइट, बल्कि एसी करंट इसमें चला जाए, एसी करंट इसमें चला जाए। तो अगर इसकी डीसी करंट यहां चली जाती, मान लो स्पीकर ना होता, इसकी डीसी करंट इसमें चली जाती, स्पीकर में आती, तो कई बार तुमने देखा होगा स्पीकर में घरघराहट की आवाज आती है, कू ऐसी आवाज आती है, किसमें, स्पीकर में। तो वो तभी होता है जब इस बैटरी का डीसी करंट कुछ अगर स्पीकर में चला जाए। हम चाहते हैं हमारा साउंड सिग्नल एकदम क्लियर रहे, तो हम चाहेंगे कि इस डीसी बैटरी का कोई भी करंट इस स्पीकर में ना जाए, तो हमें आउटपुट एकदम क्लियर मिले। तो बताइए, ये हमारा एसी करंट हमें देखना है कि इस बैटरी का जो डीसी करंट है वो पूरा इधर जाएगा और इस स्पीकर में चला जाएगा कौन सा करंट, एसी। तो हमको जो आउटपुट मिलता है, यहां पर जो आउटपुट मिलता है वो कुछ इस तरीके का मिलता है। ध्यान दीजिए, इनपुट ये था, आउटपुट कुछ इस तरीके का मिलता है हमको, ऐसे। तो ये इनपुट देखो जरा, ये आउटपुट वोल्टेज मैग्नीफाइड होकर के आया है, इससे बड़ा है, ये इनपुट है, आउटपुट ऐसा है। तो बताओ ये आउटपुट, एक तो बताओ ये वाला इनपुट सिग्नल ऊपर था, यहां नीचे आ रहा है, तो एक तो आउट ऑफ फेज आता है। आउट ऑफ फेज का मतलब पाई फेज डिफरेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉमन एमीटर एनपीएन ट्रांजिस्टर के केस में जो आउटपुट सिग्नल होता है वो इनपुट सिग्नल के साथ सेम फेज में होगा या आउट ऑफ फेज होगा, तो आपका जवाब होगा आउट ऑफ फेज। आउट ऑफ फेज का मतलब है फेज डिफरेंस पाई 180 डिग्री, यानी इनपुट पल्स अगर ऐसा है तो आउटपुट पल्स इसका इनवर्स होगा, उल्टा होगा। जबकि याद करो कॉमन बेस एनपीएन ट्रांजिस्टर को जब एम्पलीफायर की तरह इस्तेमाल करते थे तो उसमें आउटपुट सिग्नल इनपुट सिग्नल के साथ सेम फेज में आता था, जीरो फेज डिफरेंस आता था। पिछली क्लास में बताया था, ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में ये पूछते हैं। क्लियर? तो इस कैपेसिटर का रोल क्लियर है, ताकि इस बैटरी की करंट को स्पीकर में ना जाने दें। तो चाहो तो लिख लीजिए, चाहे तो लिख दीजिए। पहला पॉइंट लिखें, कैपेसिटर पासिस एसी, कैपेसिटर पासिस एसी but block DC, but block DC, but block DC, but block DC। अगला पॉइंट लेंगे, फर्स्ट कैपेसिटर, ये वाला कैपेसिटर, फर्स्ट कैपेसिटर, फर्स्ट कैपेसिटर डोंट अलाउ to mix DC current, don't allow to mix DC current in input, don't allow to mix DC current in input। इस बैटरी की करंट को इस स्पीकर में मिक्स नहीं होने देता है। सेकंड पॉइंट, अगला पॉइंट लिखें, सेकंड कैपेसिटर, ये वाला कैपेसिटर, सेकंड कैपेसिटर डोंट अलाउ DC, second capacitor don't allow DC, second capacitor don't allow DC into speaker, don't allow DC into speaker, don't allow DC into speaker, so that output sound signal, so that output sound signal is clear, so that output sound signal is clear। so that output sound signal is clear। ध्यान दीजिए। अच्छा, अभी हम आपको ये बताएंगे, ट्रांजिस्टर का 3 स्टेज होता है, एक कट ऑफ स्टेज, एक एक्टिव रीजन और एक सैचुरेशन रीजन। तो जो एम्पलीफायर है वो एक्टिव रीजन में वर्क करता है, ये ध्यान रखिएगा। एम्पलीफायर लिख लीजिए, चाहो तो एक लाइन लिख लीजिए, एम्पलीफायर वर्क, अभी समझाते हैं वो एक्टिव रीजन क्या होता है। एम्पलीफायर वर्क इन एक्टिव रीजन ऑफ ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर वर्क इन एक्टिव रीजन ऑफ ट्रांजिस्टर, एक्टिव रीजन ऑफ ट्रांजिस्टर, राइट।
एम्पलीफायर एक्टिव रीजन में वर्क करता है, जबकि जो स्विच होता है वो कट ऑफ रीजन और सैचुरेशन रीजन में वर्क करता है, भी बताएंगे। अच्छा, ये हमारा इनपुट सिग्नल है और ये हमारा एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल है। ये एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल है। हम बोल रहे थे बहुत धीरे धीरे और स्पीकर में साउंड हमें मैग्नीफाइड होकर के आया, एम्पलीफाइड होकर के आया, राइट, लेकिन आउट ऑफ फेज में आया। तो अगला पॉइंट लिखिए, आउटपुट सिग्नल is out of phase, output signal is out of phase with input signal ब्रैकेट में लिख लो फाई इक्वल टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में लिखो फाई फेज डिफरेंस इक्वल टू 180 डिग्री। इसके साथ ही आउटपुट सिग्नल आउट ऑफ फेज है कब? जब कॉमन एमीटर एनपीएन ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर इस्तेमाल हो रहा है। याद करो, जब कॉमन बेस इस्तेमाल करते थे तो आउटपुट सिग्नल इनपुट सिग्नल के साथ सेम फेज में होता था, लेकिन एम्पलीफिकेशन, करंट का एम्पलीफिकेशन 1 से छोटा होता था। तो वो पॉइंट भी लिख लीजिए। In case of common base amplifier, output signal and input signal are in same phase, अब देखो, हम यहां निकालना चाहते हैं करंट गेन कि ये इनपुट हमने स्पीकर लगाया तो इसने आईबी को डेल्टा आईबी बदला, तो हमें पता करना है यहां पे आईसी में कितना डेल्टा आईसी चेंज होगा। बताओ, जो चेंज होगा वो इधर चला जाएगा स्पीकर में एसी करंट, क्योंकि एसी को ये तो अलाउ नहीं करेगा, कौन? जो कैपेसिटर है वो डीसी को तो अलाउ नहीं करेगा, डीसी यहां होगा, एसी यहां होगा। तो हमें ये पता करना है कि अगर आईबी में, इनपुट करंट में डेल्टा आईबी चेंज हो तो हमारे स्पीकर में जो करंट जा रहा है वो डेल्टा आईसी कितना है, राइट? उसी को हम लोग बोलेंगे करंट गेन। तो मैं एक एक करके लिखने जा रहा हूं, ध्यान दीजिए। करंट गेन या करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बीटा बराबर, इसे हम लोग लिखते हैं डेल्टा आईसी चेंज इन आउटपुट करंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनपुट करंट आईबी, और इसे हम लोग बीटा एसी लिख दे रहे हैं। एसी क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम लोग चेंज देख रहे हैं, क्योंकि इस स्पीकर ने आईबी में चेंज किया, तो हम इस माइक्रोफोन ने आईबी में चेंज किया, तो यहां जो करंट है आईसी, तो स्पीकर में कितना डेल्टा आईसी चेंज हुआ, ये हमको निकालना है। याद करो जरा, कल हमने आपको ये पढ़ाया था, तो ये देखो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, जरा सोचो। कल हमने आपको इसका आउटपुट करैक्टरिस्टिक ग्राफ बनवाया था, याद है? इसका आउटपुट करैक्टरिस्टिक ग्राफ ऐसे आया था। यहां पे था हमारा आउटपुट करंट आईसी और इधर आउटपुट वोल्टेज वीसीई। और याद करो, शुरू में करंट बढ़ता था और फिर सैचुरेट हो जाता था। करंट शुरू में बढ़ता था, आउटपुट करंट आईसी, और फिर सैचुरेट हो जाता था। और मैंने ये भी कहा था अलग अलग आईबी के लिए अलग अलग आईसी मिलता था। तो याद करो, ये जब हमारा 10 माइक्रो एम्पियर था तो उस केस में ये वैल्यू याद करिए, कल हमने ये ग्राफ बनवाया था, 2 मिली एम्पियर आया था, 2 मिली एम्पियर। और याद करो जरा, यही जब हम 20 माइक्रो एम्पियर लेते थे, तो जब ये 20 माइक्रो एम्पियर होता था तो यहां पे ये सैचुरेशन करंट 4 मिली एम्पियर होता था। तो बताओ, अलग अलग आईबी के लिए, ये हमारा आईबी है, अलग अलग आईबी के लिए
अलग अलग सैचुरेशन आईसी मिलता था, राइट। तो बताओ जरा, यहां पर अगर हम देखें तो ये जो बीटा है, बीटा एसी, बताओ जरा ये क्या है, डेल्टा आईबी। तो डेल्टा आईसी देखो 2 मिली एम्पियर से 4 मिली एम्पियर, तो ये हुआ 2 मिली एम्पियर अपॉन डेल्टा आईबी, और डेल्टा आईबी है 20 माइक्रो एम्पियर, 10 माइक्रो एम्पियर, यानी चेंज हुआ 10 माइक्रो एम्पियर। तो बताओ बेटा, ये मिली 10 की पावर -3 है, 10 की पावर -6 ऊपर जाएगा तो ये आया 200। यानी सोचो सोचो, अगर तुम यहां पे इनपुट करंट 1 माइक्रो एम्पियर चेंज करोगे तो आउटपुट करंट में 200 माइक्रो एम्पियर चेंज होने जा रहा है, 200 टाइम्स करंट एम्पलीफाइड होने जा रहा है। यानी करंट का सिग्नल, ये हमारा एनपीएन कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर करंट सिग्नल को 200 टाइम्स एम्पलीफाई करने जा रहा है। यानी जितना बीटा होगा उतने टाइम्स करंट सिग्नल एम्पलीफाई हो जाएगा। क्लियर है? और ये किस प्रिंसिपल में वर्क करा मैंने तुम्हें यहां से बता दिया। अलग अलग आईबी पर अलग अलग आईसी था सैचुरेशन। तो हमने देखा कि आईबी बदला 10 माइक्रो एम्पियर, आईसी बदला 2 मिली एम्पियर। तो बताओ बीटा एसी डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईबी 200 आ रहा है। अच्छा, अगर हमें बीटा डीसी लिखना होता, बीटा डीसी, बीटा एसी कब लिखेंगे? जब चेंज की बात करेंगे तो हम लोग बीटा एसी लिखेंगे, और बीटा डीसी में हम कब लिखेंगे? जब स्ट्रेट वैल्यू लिखेंगे, आईसी अपॉन आईबी। आईसी और आईबी की स्ट्रेट वैल्यू का रेशियो जब देखेंगे, टोटल वैल्यू का जब रेशियो देखेंगे, तो ये बीटा डीसी कहा जाएगा, राइट। अब आइए, यहां पे होता वोल्टेज गेन, ये करंट गेन। ऐसे ही यहां पर होता बेटा वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन, इसे हम लोग बोलते हैं एम्प्लीफिकेशन इन वोल्टेज। ये हो गया एम्प्लीफिकेशन इन वोल्टेज। इसी बीटा को हम लोग बोलते थे एम्प्लीफिकेशन इन करंट। एम्प्लीफिकेशन इन वोल्टेज होगा चेंज इन आउटपुट वोल्टेज अपॉन चेंज इन इनपुट वोल्टेज। ठीक है, हालांकि ध्यान देना है यहां पे ये माइनस आता है रिजल्ट में, माइनस का मतलब है आउट ऑफ फेज, माइनस का मतलब होता है आउट ऑफ फेज सिग्नल हो रहा है। तो मैं माइनस नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैंने अलग से समझा दिया कि आउटपुट सिग्नल इनपुट सिग्नल के रिस्पेक्ट में आउट ऑफ फेज है। तो ये देखो डेल्टा आई सी इंटू आर नॉट अपॉन डेल्टा आई बी इंटू आर आई। ये देखो लगा बीटा, तो ये हो गया बीटा टाइम्स आर नॉट अपॉन आर आई। ये हो गया वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन, बीटा टाइम्स आर नॉट अपॉन आर आई। लेकिन सही रिजल्ट यहां पे माइनस आता है, जो ये बताता है कि आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज में माइनस का फर्क है। माइनस का फर्क होने का मतलब है आउट ऑफ फेज में है। लेकिन मैं माइनस नहीं लगा रहा हूं क्योंकि माइनस का मतलब आउट ऑफ फेज मैंने अलग से समझा दिया। बोलो भाई। अब अगर हम बात करें यहीं पर पावर गेन या एम्प्लीफिकेशन इन पावर, क्या लिख दे रहा है? देखिए पावर गेन, पावर गेन या एम्प्लीफिकेशन इन पावर। तो आप समझ तो गए होंगे, ये होगा एम्प्लीफिकेशन इन करंट इनटू एम्प्लीफिकेशन इन वोल्टेज। तो बीटा इंटू, तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर आर नॉट अपॉन आर आई। ये हो जाएगा हमारा पावर एम्प्लीफिकेशन, राइट। अब इसी में एक पॉइंट और लिख लीजिए, वर्किंग ऑफ एम्पलीफायर, वर्किंग ऑफ एम्पलीफायर, वर्किंग ऑफ एम्पलीफायर। हालांकि हमने समझा दिया, लेकिन इसमें एक लाइन लिखिए, इनपुट डिवाइस मतलब ये माइक्रोफोन, लेकिन इनपुट डिवाइस क्रिएट, इनपुट डिवाइस क्रिएट वेरिएबल वी आई, वेरिएबल वोल्टेज इनपुट। ये वेरिएबल वोल्टेज ही तो है, एसी वोल्टेज है। इनपुट डिवाइस क्रिएट, वर्किंग ऑफ एम्पलीफायर में लिखें इनपुट डिवाइस क्रिएट वेरिएबल इनपुट वोल्टेज, वेरिएबल इनपुट वोल्टेज which create variable IB, which create variable IB
बताओ, जब इसकी करंट इस करंट में मिक्स हो जाएगी तो ये करंट बदल जाएगी। विच क्रिएट वेरिएबल आई बी, कॉमा करके लिखें, अकॉर्डिंग टू आउटपुट करेक्टरिस्टिक ग्राफ, according to output characteristic graph, small change in IB create large change in IC. According to output characteristic graph, small change in IB create large change in IC. तो IB में देखो माइक्रो एम्पियर में चेंज आ रहा है और IC में मिली एम्पियर में चेंज आ रहा है, लार्ज चेंज हो रहा है। दिस इज एम्प्लीफिकेशन ऑफ करंट, दैट इज बीटा AC इक्वल टू डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB, दैट इज बीटा AC इक्वल टू डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB। राइट, क्लियर है इतना? अब इन सब पे न्यूमेरिकल अभी हम लोग करेंगे, एक क्लास हम लोग ट्रांजिस्टर के न्यूमेरिकल पे करेंगे। हेडिंग डालिए स्टेजेज ऑफ ट्रांजिस्टर। हम वहीं पे बताएंगे कि हमारा ट्रांजिस्टर स्विच की तरह किन स्टेज में काम करता है। तो हेडिंग डालें स्टेजेज ऑफ ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह एक्टिव रीजन में वर्क करता है। ठीक है, हेड डालें स्टेजेज ऑफ ट्रांजिस्टर। तीन स्टेज होती हैं ट्रांजिस्टर के वर्किंग में, एक कट ऑफ स्टेज, एक एक्टिव रीजन और एक सैचुरेशन स्टेज। तो जो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है वो एक्टिव रीजन में करता है, और स्विच की तरह वर्क करता है वो कट ऑफ स्टेज और सैचुरेशन रीजन में वर्क करता है। समझिएगा जरा। तो आप लिखते भी चलेंगे, हम समझाते जा रहे हैं और एक एक बात आप लिखते जाएंगे। स्टेजेज ऑफ ट्रांजिस्टर, स्टेजेज ऑफ ट्रांजिस्टर। पहला स्टेज कट ऑफ स्टेज, कट ऑफ स्टेज। समझिए कट ऑफ स्टेज क्या है, याद करो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। हम लोग बात कर रहे हैं कॉमन एमीटर, हम लोग बात कर रहे हैं कॉमन एमीटर एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो देखना जरा इनपुट हमारा क्या होगा। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक याद करिए जरा, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। अगर कॉमन एमीटर होगा तो इनपुट में हमारा बेस होगा, आउटपुट में कलेक्टर होगा। इतना तो अब तुम्हारे दिमाग में बैठ गया होगा भाई। क्यों भाई? इनपुट में हमारा कौन होगा? बेस, और आउटपुट में कौन होगा? कलेक्टर। अभी अभी तो फोटो बनाया था, तो अब मैं फोटो नहीं बना रहा हूं। ध्यान दीजिए कट ऑफ स्टेज क्या होता है। अगर हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक देखें तो हम यहां पर इनपुट करंट IB और यहां पर इनपुट वोल्टेज, और इनपुट वोल्टेज जरा याद करो, इनपुट सर्किट बेस और एमीटर के बीच में था, तो ये VVE इनपुट वोल्टेज। चाहो तो हम इसको इनपुट वोल्टेज VI लिख दें, और ये करंट IB था। याद करो जरा, ये करंट शुरू में 0 होती थी। कब तक? जब तक कि हमारा इनपुट वोल्टेज कट इन वोल्टेज को एक्सीड ना कर जाए। यानी ये हमारा वोल्टेज होता था कट इन वोल्टेज, इसे हम लोग बोलते थे कट इन वोल्टेज, कट इन वोल्टेज, कट इन वोल्टेज, ये वाला वोल्टेज जहां से ये करंट बढ़ना शुरू होती थी। इतना तो क्लियर होगा ना यार। मैंने बताया था आपको कि बताइए फॉरवर्ड बायस में IB करंट तब तक नहीं आती थी जब तक कि हमारा इनपुट वोल्टेज
कट इन वोल्टेज को क्रॉस ना कर जाए। यार ये क्लियर है ना, इनपुट वोल्टेज यही होता था। चाहो तो हम बना दें, छोटा सा फोटो बना दें। वैसे याद करो हम लोग कॉमन एमीटर की बात कर रहे हैं, तो एमीटर को कॉमन करेंगे और एनपीएन ट्रांजिस्टर दिखा रहे हैं। तो यहाँ बेस है, ये एमीटर है और ये कलेक्टर है। यहाँ पे हम लोग आउटपुट सर्किट, रेजिस्टेंस और ये देखो एनपीएन है, ये रिवर्स बायस, प्लस माइनस ऐसे। और यहाँ पर हम लोग इसका अर्थिंग करते थे, इसे ज्वाइन करेंगे। ये हमारा बेस है, फॉरवर्ड बायस करना था इसको। यहाँ पे हमारा इनपुट रेजिस्टेंस होता था और यहाँ पर फॉरवर्ड बायस प्लस माइनस, और ये बैटरी हमारा बीबीबी होता था, ये वीसीसी होता था लार्ज बैटरी। इधर हमारा आईई करंट था, ये आईबी था और ये हमारा आईसी था। ये हमारा इनपुट वोल्टेज था किस किस के बीच में, बेस और एमीटर के बीच में, तो बीईई। और यहां पे हमारा जो वोल्टेज था वो आउटपुट वोल्टेज था कलेक्टर और एमीटर के बीच में, बीसीई। इतना अब तक प्रैक्टिस के बाद रट जाना चाहिए। अब सोचो जरा, तो ये इनपुट वोल्टेज और ये इनपुट करंट, कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ। तो याद करो कुछ देर तक तो ये करंट आती नहीं थी, हम इस वोल्टेज को बढ़ाते चले जाते थे जब तक कि ये वीवी इनपुट वोल्टेज कट इन वोल्टेज को एक्सीड नहीं कर जाता, तब तक करंट जीरो। तो देखो मैं यहां लिखने जा रहा हूं, वी आई इनपुट वोल्टेज इज बिलो कट इन पॉइंट। जब ये कट इन पॉइंट से कम है, देन आई वी इक्वल टू जीरो। तो ये आई भी जीरो होगा, यानी इनपुट करंट जीरो होगा, आई भी। याद करो जरा, हमने आपको पिछली क्लास में सिखाया था आईसी को स्टार्ट कौन कराता था, आईबी। याद करो मैंने कहा था जब तक आईबी नहीं आएगा इनपुट करंट, तब तक ये आउटपुट करंट आईसी नहीं आएगा। यानी आईसी को स्टार्ट करता था आईबी। याद है कैसे? जब हम वो गेट खोलते थे तो याद करो एनपीएन था, तो एमीटर से बेस में इलेक्ट्रॉन लाखों में आ जाते थे, पॉपुलेशन बढ़ जाती थी और वो मैक्सिमम 90% हमारे कलेक्टर में चले जाते थे। यानी आईसी की शुरुआत तब होती थी जब वो गेट खोलते थे, कंडक्टिविटी बढ़ाते थे और एमीटर से बेस में लाखों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते थे फॉरवर्ड बायस में, तब जाकर के आईसी स्टार्ट होता था। जिसमें हमने एक करो पानी वाला एक उदाहरण लिया था, याद आ गया होगा। यानी बताओ ये आईसी की स्टार्ट कौन करेगा, आईबी। जब तक आईबी नहीं होगा तब तक हमारे बेस से कलेक्टर में जाने के लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि याद करिए बेस से कलेक्टर हमारा रिवर्स बायस था, वहां होल्स मूव नहीं कर पा रहे थे। तो हम कहते थे कि तब तक आईसी जीरो था जब तक कि आईबी नहीं आया। तो बताओ अगर आईबी जीरो तो हम ये बोल सकते हैं आईसी भी जीरो, देन आईसी जीरो, आउटपुट करंट भी जीरो होगा। और आउटपुट करंट अगर जीरो होगा तो बताओ आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, बताओ। ये वोल्टेज आउटपुट ये होगा, बताओ बीसीसी माइनस आईसी आर नॉट। ये होगा बीसीसी माइनस आईसी आर नॉट। लेकिन बताओ आईसी जीरो है तो ये भी नॉट, बताओ वीसीसी कांस्टेंट है और मैक्सिमम है, ये कांस्टेंट आ गया, ये आ गया कांस्टेंट। तो समझो जरा, यानी कब तक, जब तक ये कट इन वोल्टेज, याद करो अगर ये सिलिकॉन है तो ये 0.6 वोल्ट होता था, तो 0.6 या 0.7 वोल्ट जो भी है, वहां तक जब तक कि हमारा इनपुट वोल्टेज नहीं पहुंच जाता था तब तक बताओ आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट होता था। तो अगर हम यहां पर आउटपुट वोल्टेज को इनपुट वोल्टेज के साथ दिखाएं, देखिए ध्यान से, इधर आउटपुट वोल्टेज, इधर इनपुट वोल्टेज। तो ये आउटपुट वोल्टेज देखो, हम इनपुट वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, आउटपुट वोल्टेज ये है कांस्टेंट आ रहा है ऐसे। कब तक? जब तक कि ये वाला वोल्टेज हमारा कट इन वोल्टेज नहीं हो जाता। अगर सिलिकॉन है तो ये 0.6 ना हो जाए, तो ये बताओ हमारा बीसीसी के बराबर कांस्टेंट।
यहां से मैक्सिमम। तो ये स्टेज जो सेमीकंडक्टर की है ये कट ऑफ स्टेज बोलते हैं। कट ऑफ, कट ऑफ मतलब कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, कट ऑफ स्टेज। बोलो भाई। अब देखिए जरा, इसके बाद आफ्टर कट इन पॉइंट, आफ्टर कट इन पॉइंट जरा बताना, जैसे ही हमारा इनपुट वोल्टेज कट इन वोल्टेज को एक्सीड करा, बताओ आई भी बढ़ा, और आई भी बढ़ने से आईसी बढ़ेगा। अभी भी देखा तुमने करंट गेन, आई भी बढ़ता था माइक्रो एम्पियर में, तो आईसी बढ़ता था मिली एम्पियर में। 1000 टाइम्स, 100 टाइम्स ऐसे इंक्रीज करता है। तो आईसी बहुत तेजी से बढ़ेगा, और आईसी बढ़ेगा तो बताओ बी नॉट तेजी से घटेगा, आउटपुट वोल्टेज घटना शुरू होगा। तो आफ्टर कट इन पॉइंट IB increases, IB increases, then IC also increase, IC also increase manifold, कई गुना बढ़ जाता है। अभी अभी देख के गए एम्पलीफायर में यही तो होता था कि IB हम लोग माइक्रो एम्पियर में चेंज करते थे और IC मिली एम्पियर में चेंज होता था, तो जो बीटा आता था वो बड़ा नंबर आता था। और IC ऑल्सो इंक्रीज मैनीफोल्ड। तो बी नॉट की वैल्यू देखो, BCC माइनस ICR नॉट। अगर ये बढ़ता चला जा रहा है तो बी नॉट घटता जा रहा है, तो हम बोलेंगे बी नॉट गोज ऑन डिक्रीजिंग, गोज ऑन डिक्रीजिंग, गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो ये बी नॉट घटने लगा, तो ये ग्राफ ऐसे घटने लगता है, ऐसे ये डिक्रीज करने लगता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये है एक्टिव रीजन, जहां तक ये घटता है आके, इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन, एक्टिव रीजन क्या है? आईबी के बढ़ने पे आईसी बढ़ रहा है, और इनपुट वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो आउटपुट वोल्टेज घटता जा रहा है। और इस एक्टिव रीजन में हमारा जो एम्पलीफायर है, मैं साफ साफ लिख दे रहा हूं, एम्पलीफायर वर्क इन एक्टिव रीजन, वर्क इन एक्टिव रीजन। इसके बाद देखिए जरा क्या है, तीसरा स्टेज आता है सैचुरेशन स्टेज। तीसरा जो आईसी है, बढ़ते बढ़ते ये आईसी बढ़ रहा था, ये पूरा नंबर बढ़ रहा था, तो ये देखो घट रहा था बी नॉट। आईसी बढ़ते बढ़ते, याद करो अभी अभी तुमने ग्राफ देखा था आईसी का, आईसी का आउटपुट वोल्टेज के साथ, तो ये बढ़ते बढ़ते कांस्टेंट हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है। तो आईसी बढ़ते बढ़ते कांस्टेंट हो गया, आईसी रीच्ड, आईसी रीच्ड saturation, IC reached saturation, then B naught become minimum, B naught becomes minimum, और ये मिनिमम में ब्रैकेट में लिख लो ऑलमोस्ट जीरो, ऑलमोस्ट जीरो, टेंडिंग टू जीरो हो जाता है। और IC becomes maximum and constant। ये देखो IC मैक्सिमम होकर के कांस्टेंट हो जाता है कि नहीं? तो बताओ भाई, जब ये आईसी बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम, तो ये बी नॉट घटते घटते टेंडिंग टू जीरो। तो देखिए भाई, इस इनपुट वोल्टेज के साथ ये ग्राफ, ये इनपुट वोल्टेज ये टेंडिंग टू जीरो चला जाता है, ऐसे ये ग्राफ टेंडिंग टू जीरो, ऐसे। इसे बोलते हैं हम लोग सैचुरेशन रीजन। ये है हमारा सैचुरेशन रीजन, सैचुरेशन रीजन। बोलो भाई, ये हमारा सैचुरेशन रीजन। बताओ सैचुरेशन रीजन में ये आईसी आउटपुट करंट, आउटपुट करंट कैसा है? मैक्सिमम। और कट ऑफ रीजन में बताओ आउटपुट करंट क्या है? जीरो। आउटपुट करंट क्या है? जीरो। तो ध्यान दीजिए, अब इतनी बात समझ में आ रही है?
तो ट्रांजिस्टर में 3 स्टेज होती है, कट ऑफ स्टेज, एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन। तो हमारा ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर एक्टिव रीजन में वर्क करता है, स्विच की तरह वो कट ऑफ रीजन और सैचुरेशन रीजन में वर्क करेगा। देखो कैसे यार, बताओ, स्विच जो है ऐसे होता है, स्विच को ऐसे दबाए, स्विच ऑफ हो गया, यहां से कॉन्टेक्ट छूट जाता है, करंट जीरो। तो ये कट ऑफ स्टेज है ट्रांजिस्टर की। जब स्विच ऐसे होता है तो करंट जीरो है, स्विच ऑफ हो गया, कट ऑफ स्टेज। देखिए भाई, आउटपुट करंट जीरो, ये कट ऑफ स्टेज। और जब हमने स्विच को ऐसे दबाया तो करंट एकदम मैक्सिमम, और मैक्सिमम मतलब आईसी मैक्सिमम, तो ये हमारी आउटपुट करंट मैक्सिमम। तो हमारा जब स्विच ऐसे होता है तो आउटपुट करंट मैक्सिमम, और ये हमारा आता है सैचुरेशन स्टेट। तो स्विच में 2 ही स्टेज होती हैं, या तो करंट जीरो या करंट मैक्सिमम, या तो करंट जीरो या करंट मैक्सिमम। तो स्विच जो है हमारा 2 स्टेज में वर्क करता है, कट ऑफ स्टेज और सैचुरेशन स्टेज में, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा, स्विच किन 2 स्टेज में वर्क करता है। तो बताओ, कट ऑफ स्टेज में, ये जो कट ऑफ स्टेज है इसमें स्विच ऑन होता है कि ऑफ होता है? स्विच ऑफ होता है, क्योंकि यहां आउटपुट करंट जीरो होती है। और सैचुरेशन रीजन में स्विच ऑन होता है, स्विच ऑन होता है, और यहां करंट आईसी मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम होती है। बोलो भाई, कोई प्रॉब्लम? तो इसमें एक लाइन लिखी नीचे, इफ एक्टिव स्टेज, ये वाली स्टेज, ये एक्टिव स्टेज, if active stage is designed to be thin, if active stage is designed to be thin, if active stage designed to be thin, if active stage is designed to be thin or narrow, or narrow, then transistor output current, then transistor output current, then transistor output current is either zero, is either zero, is either zero, ब्रैकेट में लिख लो, till cut in, till cut in, either zero till cut in is either zero, और मैक्सिमम, और मैक्सिमम ब्रैकेट में सैचुरेशन, और मैक्सिमम ब्रैकेट में सैचुरेशन, फुल स्टॉप वाले लिखें, ड्यू टू दीज टू स्टेजेस, ड्यू टू दीज टू स्टेजेस, ड्यू टू दीज टू स्टेजेस, ड्यू टू दीज टू स्टेजेस only transistor act as switch, due to these two stages only transistor act as switch। क्योंकि स्विच में 2 ही स्टेज होती हैं, करंट जीरो या मैक्सिमम। तो करंट जीरो कट ऑफ स्टेज में है, करंट मैक्सिमम सैचुरेशन स्टेट में है। तो हमारा स्विच कट ऑफ स्टेज और सैचुरेशन स्टेट में वर्क करता है। अगर हम उसके एक्टिव रीजन को थिन कर दें और लगभग खत्म करा दें तो हमें केवल 2 ही स्टेज मिलेगी, एक स्विच ऑफ और एक स्विच ऑन, राइट। तो हम कहते हैं कि जो स्विच है वो 2 स्टेज में वर्क करता है, एक कट ऑफ और एक सैचुरेशन स्टेट। आई थिंक क्लियर? नोट करिए इसे आप लोग। चलिए कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं हम लोग, इसके ट्रांजिस्टर के कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। याद रखिएगा, ये पहली स्टेज कट ऑफ थी, ये दूसरी स्टेज हमारी एक्टिव रीजन है जिसमें ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह यूज होता है, और तीसरी हमारी सैचुरेशन स्टेट है जिसमें आउटपुट करंट मैक्सिमम होती है। चलिए क्वेश्चन लिखिए,
क्वेश्चन लिखें, द करंट गेन ऑफ ए ट्रांजिस्टर, द करंट गेन ऑफ ए ट्रांजिस्टर in a common base arrangement, in a common base arrangement is 0.98, is 0.98, is 0.98। तो बताओ ये अल्फा है कि बीटा है? तो बताओ करंट गेन कॉमन बेस में कहा गया है तो ये अल्फा हुआ बेटा, इज 0.98। आगे लिखें फाइंड, फाइंड चेंज इन कलेक्टर करंट, find change in collector current, find change in collector current corresponding to change in, corresponding to change in, corresponding to change of 5 milliampere, corresponding to change of 5 milliampere in emitter current, corresponding to change of 5 milliampere in emitter current। Also find change in base current, also find change in base current। तो बताओ बेटा हमारे पास कॉमन बेस कहा गया है, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर है एज एम्पलीफायर। तो बताओ जो अल्फा है वो दिया गया करंट गेन फैक्टर 0.98। मैं एक बार पूरा सवाल रिपीट कर रहा हूं, द करंट गेन ऑफ ए ट्रांजिस्टर इन ए कॉमन बेस अरेंजमेंट इज 0.98। फाइंड चेंज इन कलेक्टर करंट करस्पॉन्डिंग टू चेंज ऑफ 5 मिलीएम्पियर इन एमिटर करंट। ऑल्सो फाइंड चेंज इन बेस करंट। तो बताओ बेटा यहां से हमें चेंज इन एमिटर करंट दिया गया है कितना, 5 मिली एम्पियर। हम पता क्या करेंगे, अल्फा बताओ क्या होता था, बताओ जल्दी से। कॉमन बेस है तो अल्फा होता था डेल्टा आईसी, आउटपुट चेंज इन आउटपुट करंट अपॉन चेंज इन इनपुट करंट। तो बताओ बेस हमारा अगर कॉमन है तो इनपुट में होगा एमीटर, तो अल्फा हुआ हमारा डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईई। अल्फा की वैल्यू है 0.98, ये हम लोग चलो डेल्टा आईसी निकाल ले रहे हैं, और डेल्टा आईई की वैल्यू है 5 मिली एम्पियर। तो यहां से देखो बेटा डेल्टा आईसी की वैल्यू आ गई है 4.9 मिली एम्पियर, ये हो गया हमारा डेल्टा आईसी। अब हमको कह रहे हैं डेल्टा आईबी भी बताइए, तो याद करो रिलेशन, डेल्टा आईई बराबर डेल्टा आईसी प्लस डेल्टा आईबी, पढ़ाया था मैंने। तो डेल्टा आईई की वैल्यू है देखो 5 मिली एम्पियर, डेल्टा आईसी अभी अभी आया 4.9 मिली एम्पियर, तो डेल्टा आईबी बताओ बेटा 0.1 आ गया है, डेल्टा आईबी आ गया 0.1 मिली एम्पियर। राइट, नोट करें जल्दी से, फिर अगले सवाल की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, सवाल लिखें, द करंट गेन ऑफ ए ट्रांजिस्टर, द करंट गेन ऑफ ए ट्रांजिस्टर, द करंट गेन ऑफ ए ट्रांजिस्टर इन ए कॉमन बेस अरेंजमेंट, सॉरी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन लिखिए, ये सवाल कट कर दीजिए, सही से लिखिए। ए ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड इन, ए ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, ए ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। बताओ बेटा कॉमन एमीटर बोल दिया, ध्यान देना, फुल स्टॉप वाले को, द बीसीसी इक्वल टू 8 वोल्ट and voltage drop across a resistance of 800 ohm, across a resistance of 800 ohm in the collector circuit, in the collector circuit is 0.5 volt, in the collector circuit is 0.5 volt।
ठीक है, फुल स्टॉप वाला लिखें, इफ द करंट गेन अल्फा, इफ द करंट गेन अल्फा इज 0.96, if the current gain alpha is 0.96, find IB, IB बेस करंट हमसे पूछा है, हमसे बेस करंट पूछ रहे हैं, ठीक है। चलिए करते हैं। तो जरा एक बात बताओ पहले, ये BCC बताओ इनपुट सर्किट में होता था कि आउटपुट में? आउटपुट में। तो हम पूरा ना बना करके केवल आउटपुट सर्किट दिखा रहे हैं। यहां होता था R0, और अगर ये NPN ट्रांजिस्टर है तो रिवर्स बायस में ये प्लस माइनस, ये BCC हमारा 8 वोल्ट है, ठीक है। अब देखिए भाई, तो इसमें करंट ऐसे जा रही होगी IC, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ये R0 की वैल्यू दी गई है, देखो कितनी, 800 ओम। अच्छे समझ लो, सवाल लैंग्वेज में आएगा, डायग्राम आपको खुद बनाना पड़ेगा। तो हमने देखो आउटपुट सर्किट दिखाया, तो ये बताओ BCC ये 800 वोल्ट, अभी तो प्रैक्टिस करके गए। तो R0 हो गया 800 वोल्ट, 800 ओम, सॉरी 800 ओम, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज का चेंज है बताओ वो 0.5 वोल्ट है बेटा। ये दिया गया सवाल में कि आउटपुट सर्किट में जो रेजिस्टेंस है, आउटपुट रेजिस्टेंस, उसके अक्रॉस वोल्टेज 0.5 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है। तो चलो एक काम करो, यहां से पहले IC निकाल लो। तो देखो डेल्टा V बराबर ये होगा IC इंटू R0, IC इंटू R0, बल्कि इसको डेल्टा IC इंटू R0 ऐसे लिख दें। चलिए तो बताओ ये हो गया 0.5, IC की वैल्यू कितनी होगी? IC यहां से निकल आएगा, देखो तो ये IC और R0 हो गया हमारा 800। तो यहां से जो IC आ रहा है वो आ गया बेटा 0.625 मिली एम्पियर। यहां से एम्पियर आएगा, हमने उसे मिली एम्पियर में कन्वर्ट कर दिया। अगर ये मिली एम्पियर आ गया तो बताओ अल्फा दिया है तो बीटा बराबर क्या होता है? कॉमन एमीटर करंट गेन एम्प्लीफिकेशन फैक्टर अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, रिलेशन पढ़ाया था। तो ये देखो 0.96 अपॉन 1 माइनस 0.96, तो ये आ गया हमारे ख्याल से 24, बीटा आ गया। और याद करो बीटा अभी सीखा है, कॉमन एमीटर NPN ट्रांजिस्टर के केस में करंट गेन फैक्टर बीटा, तो ये होता था IC अपॉन IB। हमको IB निकालना बेटा, IB निकालना। तो देखो भाई यहां से 24 बराबर IC 0.625, IB यहां से आ जाएगा। और ये सॉल्व करिए जरा, तो ये IB की वैल्यू आ रही है 26 माइक्रो एम्पियर। सॉल्व कर लीजिए, बढ़िया सवाल है। ये चीज ध्यान रखिएगा भाई, ये चीज कि आउटपुट सर्किट में रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप दिया है, तो यहां की करंट इनटू रेजिस्टेंस ये वोल्टेज के बराबर आएगा। बोलो भाई, कोई प्रॉब्लम? अगला सवाल लिखेंगे। हटाने जा रहे हैं इसको। अच्छा आपको पता, अगर इसी में कोई कह देता आउटपुट वोल्टेज बताओ, तो ये बताओ कॉमन एमीटर था, तो ये कलेक्टर, इधर एमीटर, तो ये आउटपुट वोल्टेज याद करो, यहां अगर हम एक वोल्ट मीटर लगाते थे तो ये हमारा कलेक्टर और एमीटर के बीच BCE होता था ये वोल्टेज, याद करिए। और ये बताओ BCE क्या निकल के आता था, हालांकि पूछा नहीं है सवाल में। ये होता था BCC माइनस IC इंटू R0।
ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए आप। तो ये 8 वोल्ट माइनस आईसी इंटू आर नॉट, ये वैल्यू पूरी है 0.5 वोल्ट, तो ये होता 7.5 वोल्ट। अगर हमसे वो आउटपुट वोल्टेज पूछ देते या कहते कलेक्टर और एमीटर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, तो आंसर होता 7.5 वोल्ट। हालांकि पूछा नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करो। ऐसी इनपुट सर्किट में इसी में हम इक्वेशन बना के दिखा दें। अच्छा, यहां अगर हम इस सर्किट को पूरा कर दें तो ये देखो कलेक्टर था और ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, कॉमन एमीटर है, कॉमन एमीटर है, ध्यान दीजिएगा जरा। तो ये एनपीएन, ठीक। इसको हमको करना है फॉरवर्ड बायस। तो यहां पे होता था आर आई और ये प्लस ये माइनस, और यहां पे हम कनेक्शन देते थे और ये वोल्टेज वी होता था, याद करिए। और यहां पे अगर हम एक वोल्ट मीटर लगाते थे तो इसे बोलते थे इनपुट वोल्टेज, और इनपुट होता था किन दो के बीच में, ये बताओ, एमीटर है, ये कलेक्टर है, सॉरी ये बेस है और ये कलेक्टर है। तो एमीटर और बेस के बीच में, तो इसे बीई बोलते थे। तो याद करो, वोल्टेज बीबी इनपुट वोल्टेज, इसी को इनपुट वोल्टेज कहते थे बेटा। और ये इनपुट वोल्टेज बताओ क्या होगा। करंट भी देख लो जरा, करंट इधर से करंट जा रही है आईसी, पी से एन एमीटर में इधर जा रहा है आईई, तो इधर प्लस से इधर जा रहा होगा आईबी, क्योंकि आईई बराबर आईबी प्लस आईसी होना है। कैसे समझते हो देख लो, पी से एन आईई, पहले एमीटर में करंट देख लिया करो। अगर एमीटर वाली करंट बाहर जा रही है तो बाकी दोनों फिर अंदर जाएंगे। या बैटरी की पोलरिटीज देख लो, प्लस से। खैर, बी बता क्या होगा, इनपुट वोल्टेज, ये होगा बी में से, इस वोल्टेज में से आई बी इंटू आर आई माइनस हो जाएगा किरचॉफ वोल्टेज लो। तो ये रिजल्ट्स बहुत काम के होते हैं, याद रखना। अगर हमसे वो कहते हैं ये इनपुट रेजिस्टेंस निकालो, तो ये सब सवाल न्यूमेरिकल में यूज होता है। इनपुट रेजिस्टेंस होगा चेंज इन इनपुट वोल्टेज बीबी अपॉन आईबी, चेंज इन आईबी, ठीक है। सिमिलरली अगर हमें यहां पे आउटपुट रेजिस्टेंस चाहिए, तो ये पता नहीं क्या लिखा, चेंज इन इनपुट वोल्टेज अपॉन चेंज इन इनपुट करंट, ये लिखा है। ऐसे आउटपुट रेजिस्टेंस होगा चेंज इन आउटपुट वोल्टेज अपॉन चेंज इन आउटपुट करंट आईसी, तो ये होगा डेल्टा बीसीई अपॉन डेल्टा आईसी। ये याद रखिएगा, इस तरीके से निकालेंगे और वो रिजल्ट तो हमेशा ही वैलिड है। आई बराबर आई बी प्लस आई सी, और एक अल्फा बराबर बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। अल्फा है हमारा कॉमन बेस एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, और बीटा बराबर होता है अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, और बीटा होता है हमारा कॉमन एमीटर एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। और ये हमारा करंट गेन इन कॉमन बेस ये इतने रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इतने रिजल्ट से हर सवाल सॉल्व होगा, ये जान लीजिए आप। कोई भी सवाल होगा इतने ही रिजल्ट से सॉल्व होगा। हमने पूरे रिजल्ट लिख दिए हैं जो ट्रांजिस्टर के न्यूमेरिकल में यूज होने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल रिजल्ट नहीं। एक किरचॉफ वोल्टेज लॉ यहाँ है, एक किरचॉफ वोल्टेज लॉ यहाँ है, इनपुट रेजिस्टेंस इनपुट वोल्टेज का चेंज अपॉन इनपुट करंट का चेंज, और आई बराबर आई बी प्लस आई सी, अल्फा बीटा का रिलेशन, सिंपल। तो ये बिल्कुल याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इन्हीं से न्यूमेरिकल आना है।
इतने ही रिजल्ट से न्यूमेरिकल आता है। जब हम आर आई निकालते हैं ये, तो इसका चेंज इनपुट वोल्टेज का चेंज अपॉन इनपुट करंट का चेंज। नोट कर लीजिए। एक सवाल और करेंगे। एक क्वेश्चन और करेंगे। लेकिन इन ए कॉमन एमीटर, in a common emitter amplifier, in a common emitter amplifier, the load resistance are not equal to 500 RI, are not equal to 500 RI, are not equal to 500 RI। ठीक है। इफ कॉमन लगा के लिखें, इफ अल्फा इक्वल टू 0.98, if alpha equal to 0.98, if alpha equal to 0.98, find voltage gain, find voltage gain, find voltage gain and power gain, find voltage gain and power gain। देखिए ये हमारा कॉमन एमीटर एम्पलीफायर सर्किट है। आउटपुट रेजिस्टेंस 500 टाइम्स ऑफ आर आई दिया गया है, तो आर नॉट अपॉन आर आई की वैल्यू 500 हो गई बेटा। अल्फा बराबर 0.98 है, तो बीटा निकाल लो पहले। बीटा बराबर अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, 0.98 अपॉन 1 माइनस 0.98, ये 0.02 तो 49, बीटा आ गया 49। अब हम निकालने चले वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन बताओ, करंट गेन तो यही है, ये करंट गेन हो गया बीटा। वोल्टेज गेन को हम लोग एम्प्लीफिकेशन इन वोल्टेज कहते थे, और ये होता था डेल्टा वी नॉट अपॉन डेल्टा वी आई। तो ये होता था हमारा डेल्टा आई सी इंटू आर नॉट, और ये होता था डेल्टा आई बी इंटू आर आई। तो जरा बताओ, ये बन गया बीटा, तो ये बन गया बीटा टाइम्स आर नॉट अपॉन आर आई। तो एम्प्लीफिकेशन इन वोल्टेज आ गया बीटा है 49, आर नॉट अपॉन आर आई की वैल्यू यहां से 500। तो ये बताओ 5, ये आ गया हमारा एम्प्लीफिकेशन इन वोल्टेज 24,500, यानी आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के कंपेयर में 24,500 टाइम्स एम्पलीफाई होगा, लेकिन आउट ऑफ फेज में होगा। ये ध्यान देना, कॉमन एमीटर के केस में आउटपुट सिग्नल इनपुट सिग्नल के रिस्पेक्ट में आउट ऑफ फेज होता है, जबकि कॉमन बेस के केस में आउटपुट सिग्नल इनपुट सिग्नल के साथ सेम फेज में। एम्प्लीफिकेशन इन पावर भी पूछा है, पावर गेन, इसी को हम लोग पावर गेन कहते हैं। और याद करो इसका रिलेशन था बीटा स्क्वायर आर नॉट इंटू आर आई, या इसी को लिखते थे एम्प्लीफिकेशन इन करंट इंटू एम्प्लीफिकेशन इन वोल्टेज। एम्प्लीफिकेशन इन करंट ये हमारा बीटा था, यानी जो कि 49 है, और एम्प्लीफिकेशन इन वोल्टेज अभी अभी निकला है 24,500। इसे जरा कैलकुलेट करिए आप, इसे जरा कैलकुलेट करिए तो आप पाएंगे ये 12,00500, इतना बड़ा नंबर आ रहा है एम्प्लीफिकेशन इन पावर। बाकी आप सवाल थोड़े प्रैक्टिस करेंगे ट्रांजिस्टर के। हम इसमें अभी एक क्लास लेंगे जिसमें लॉजिक गेट पढ़ाएंगे, और लॉजिक गेट के बाद हम आपको डेली 15 से 20 सवाल के बीच में
एकदम जहां से हमने करा दिया था, हमने रोटेशन तक पूरा मैकेनिक्स का रिवीजन करा दिया था। तो हम लोग वेव मोशन, थर्मो, फ्लूइड मैकेनिक्स, सेमीकंडक्टर, मॉडर्न फिजिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, इतने टॉपिक का हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। एक क्लास के बाद लॉजिक गेट खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग डेली 15 से 20 सवाल मैं आपको लाइव आकर के डेली 15 से 20 सवाल पहले आपको क्वेश्चन दिया करूंगा, उसके बाद फिर बताऊंगा कि कैसे करना है। ठीक है, अगर आपसे नहीं होगा पहले आपसे पूछेंगे। तो चलिए एक क्लास हम लोग और लेते हैं, लॉजिक गेट खत्म करेंगे, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल पे आएंगे। ट्रांजिस्टर के सवाल, सेमीकंडक्टर के सवाल हम लोग अभी रिवीजन में करेंगे और बहुत सारे सवाल, लेकिन फिर भी मैं आपको सलाह दूंगा कि आप बुक से क्वेश्चन और लगा लीजिए, बाकी रिवीजन में मैं कराऊंगा तो वहां पे और प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आज यही रोक रहा हूं, अगली क्लास में लॉजिक गेट के साथ मिलते हैं।